Okay, so let us start now. So we are taking up Shri Bharat Grah Raksha. Bharat Grah Raksha. See, this is one policy which was introduced by IRDAI from 1st April 2021 to ensure residential houses or dwelling houses. So this policy is meant only for the residential purposes and can never be issued for any commercial units. Point number one. Point number two is this policy was issued by IRDA because earlier there was a policy called Standard Fire and Special Peril Policy. That policy was not complete in coverage. That policy is still there. Coverage was incomplete. Method of deciding sum assured was not there. Inbuilt additional coverages were not there. Optional coverages were not there. And the innovative coverages were not there. So to improvise that policy, this policy was introduced. अब इस पॉलिसी में जब से IRDA ने इसको लॉन्च किया है, सम इंश्योर्ड निकालने का स्टैंडर्ड पैटर्न भी है, इनबिल्ट एडिशनल कवरेज भी है, कुछ कवरेज का ऑप्शन भी दिया गया है कि आप चाहें तो लें, आप ना चाहें तो ना लें, कुछ इनोवेटिव कवरेज भी दिए गए हैं जो कि नॉर्मली फायर पॉलिसी के साथ में नहीं होते, जो कि रेजिडेंशियल हाउसेज के लिए इशू की जाती है। अब भारत गृह रक्षा पॉलिसी केवल घरों का बीमा करेगी, लेकिन स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी भी आज की डेट में कंटिन्यू है। ये घरों का बीमा इसलिए करेगी कि इसको इंश्योरेशन में भी दे सकते हैं इंडिविजुअली, और इसको पैकेज पॉलिसी का सेक्शन भी बना सकते हैं। सारे जनरल इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की यूनिफॉर्मली इस पॉलिसी को इशू करेंगी। सबकी पॉलिसी एक जैसी होगी, सारे वर्डिंग्स, टर्म्स, कंडीशंस, क्लॉजेज एक जैसे होंगे। अगर डिफरेंस होगा तो प्रीएम्पटिव में होगा या एड ऑन कवर में। ये 1 अप्रैल 2021 से ऑलरेडी इफेक्टिव हो चुकी है। सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां इस पॉलिसी को सेल कर रही हैं। इसकी स्पेशलिटी ये है कि अब इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है वो थोड़ी सिंप्लीफाइड है। कवरेज को बढ़ा दिया गया, इसलिए कंप्लीट कवरेज कह सकते हैं आप। मिस सेलिंग को रोकने के लिए कुछ पेरिल्स पर बैन लगा दिया गया कि को डिलीट नहीं किया जाएगा, जो कि पहले डिलीट किया जा सकते थे। कवरेज की क्लैरिटी बढ़ा दी गई है और सम इंश्योर्ड निकालने का पैटर्न डिसाइड कर दिया गया है। तो आज की डेट में जो पॉलिसी इशू की जा रही है उसमें 12 की जगह 14 पेरिल हैं। 1 से 10 साल तक के लिए ये इशू की जाएगी। 10 से 11 भी नहीं हो सकते, लेकिन 1 से 10 में कोई भी ईयर हो सकता है। 5 साल के लिए भी, 8 साल के लिए भी, 4 साल के लिए भी ली जा सकती है। कोई भी पेरिल डिलीट नहीं किया जाएगा 14 में से एक भी, चाहे इंश्योरेंस कंपनी रिक्वेस्ट करे या इंश्योर्ड रिक्वेस्ट करे। लेकिन पेरिल डे 1 से लेकर के एक्सपायरी डेट तक ऑल 14 पेरिल्स विल कंटिन्यू एज इट इज। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट को अब बंद कर दिया गया है इस पॉलिसी पर, क्योंकि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी जब रेजिडेंशियल हाउसेज के इंश्योरेंस के लिए दी जाती थी तो एज पर टैरिफ प्रोविजन उसमें 50% डिस्काउंट का प्रोविजन था ड्वेलिंग इंश्योरेंस पर। यह प्रोविजन अब बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब यह पॉलिसी 10 साल से ज़्यादा नहीं होगी और 10 साल तक के लिए इस पर कोई डिस्काउंट नहीं होगा। एस्केलेशन ऑफ सम इंश्योर्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है और ये बहुत अच्छा
इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि IRDA ने ये स्टेप जो लिया है ये पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट में लिया है। मकान होना या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होना एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू का हमेशा अपवर्ड रिवीजन होता है। आज आप कोई मकान 50 लाख का खरीदते हैं, उसके लिए आप 10 साल की पॉलिसी लेते हैं और 8 साल बाद मान लिया वो बिल्डिंग पूरी कोलैप्स हो जाती है अर्थक्वेक से, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा 50 लाख का किया है तो 50 लाख दे देगी, लेकिन 8 साल बाद बीमा प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लिया 15 लाख हो गई या डबल से भी ज़्यादा हो गई, तो क्या वो 10 लाख सफिशिएंट होंगे? इस चीज़ को कंसीडर करते हुए एस्केलेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है कि हर साल, यहाँ तक कि हर दिन, उसके सम इंश्योर्ड की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी और जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतने का क्लेम पे किया जाएगा लॉस इंस्टीट्यूशन। कंपल्सरी एक्सेस बंद कर दिया गया है। अगर पॉलिसी में कोई क्लेम आता है तो उसका कोई भी कंपल्सरी एक्सेस नहीं कटेगा, केवल एक शर्त में ही कटेगा। यस, इंग्लिश, ओके, इंग्लिश, I'll speak in English actually. Sure. Okay. So escalation is mandatory और compulsory access नहीं होगा, means if at all there is any claim on the policy, insurance company will deduct nothing as compulsory access. But if the loss is caused by terrorism, then only the compulsory access will apply, otherwise not. Contents coverage is available with the policy. That means if you are insuring a house, you can also insure the contents or the household goods of that house in the fire policy itself. Means this Bharat Gera Raksha policy will cover the risk of house as well as the household goods. Minimum premium of the policy is 100 rupees plus GST. So this is the improvised version of the policy. IRDA ने जो स्टेप लिए हैं सारे अच्छे स्टेप लिए हैं क्योंकि वो पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट में है। I repeat, 12 perils have been increased to 14. Policy period is restricted from 1 to 10 years only. No peril can be deleted. No long-term discount can be given. Escalation is mandatory and automatic without any additional premium. No compulsory access except in case of terrorism. Content coverage is available 1 to 10 years. And minimum premium is 100 plus GST. These are very good improvements. All are favoring to the policy holders. कुछ डेफिनेशंस भी चेंज की गई है एंड ऑल डेफिनेशंस आर चेंज इन फेवर ऑफ द कस्टमर. फॉर एग्जांपल, बुश फायर will include forest fire and winter fire without any extra premium. Impact damage will include aircraft damage without any extra premium. Policy coverage will include earthquake, terrorism and theft also. लेकिन थेफ्ट आइसोलेशन में कवर नहीं होगा, केवल थेफ्ट हुआ है तो क्लेम नहीं मिलेगा. If theft is followed by any other peril, then the claim is payable from first day to 7 days. For example, दो मंजिल के मकान में आग लग गई. Owner was taking care of the house because the house burnt. But the people from surrounding started stealing the goods from the house. And that took away many items. Second day, fourth day, seventh day. So in this case, the theft will be covered because theft is followed by fire. This is not isolated theft.
केवल चोरी नहीं हुई है, केवल चोरी होती तो नहीं कवर होता। किसी पेरेंट्स से लॉस होने के बाद चोरी हुई है तो जब स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेयरिंग पॉलिसी रेजिडेंशियल हाउसेस के इंश्योरेंस के लिए देते थे, there were option to exclude two perils, two set of perils, STFI and RSMP. But in this policy, no peril can be excluded. Deletion of peril is not allowed. From day one, 14 perils are covered till the expiry of the policy. There are some inbuilt coverages. Two inbuilt coverages were there earlier also. पहले भी थे दो. आर्किटेक्ट सर्वेयर कंसल्टिंग इंजीनियर की फीस 3% ऑफ द क्लेम अमाउंट तक पेबल थी. Now this has been increased up to 5%. Removal of debris is 1% of the claim amount payable fee. This has been doubled. आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ. This is an amount of both these heads which is paid in addition to the actual loss amount. Actual loss as assessed by the surveyor is paid for the property loss. Additionally, 5% architect, surveyor and consulting engineer is payable. 2% removal of debris is payable. Loss of rent is covered without any extra premium. Detail has to be given in the proposal form. क्या रेंट और कितने महीने के लिए कवरेज चाहिए? Because the owner better knows if the house is damaged, how much time it will take to reconstruct it or to bring it to the original shape. Maybe 3 months, 4 months, 6 months, maybe. Rent for alternate accommodation is also covered. If the tenant is paying higher rent for the alternate accommodation, that will also be covered. Two optional covers are there. Standard fire and special peril policy was not having this option. There were no optional covers in the standard fire and special peril policy. But now this policy, which is known as Bharat Griha Raksha, will provide two options. Sometimes the ladies or the housewomen are keeping the jewelry in their home. नॉर्मल सभी के पास लॉकर होता है, ज्वेलरी को लॉकर में रखते हैं. लेकिन कुछ ज्वेलरी ऐसी होती है जिसको कि हाउस होल्ड लेडीज पहन के भी रहती हैं या उनको फंक्शंस में या फेस्टिवल्स में पहनना होता है. तो नॉर्मली 1 लाख to 5 लाख के अमाउंट की ज्वेलरी घर में रहती है. तो ये कवरेज अवेलेबल है इस पॉलिसी में. If you want to cover the valuables, jewelries, you can select and pay the premium because this is covered under this policy as per the option. If you want to opt, you can get the coverage. Second one is personal accident. Now this is a very typical combination. फायर पॉलिसी में पर्सनल एक्सीडेंट का कवरेज बहुत टिपिकल कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसमें प्रोवाइड किया गया है. लेकिन ये कवरेज लिमिटेड है फॉर द लैंडलॉर्ड और फॉर द लैंडलेडी और फॉर बोथ बट नॉट फॉर चिल्ड्रन. आई रिपीट, फॉर द लैंडलॉर्ड और फॉर द लैंडलेडी और फॉर बोथ बट नॉट फॉर चिल्ड्रन. सम इंश्योर्ड इज फिक्स्ड 5 लाख रुपीज ईच. Personal accident for self and spouse. This provision was not there earlier. Now, what is the coverage of the residential house policy? Because this policy is issued for Griha, it means residential house. Griha means a building, that is home building. But there can be some additional structure with that home building.
जिस घर में आप रह रहे हैं उसका कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, प्लस सामान, घर का सामान। अब वो सामान जनरल हाउस होल्ड गुड्स भी हो सकता है, वैल्यूएबल गुड्स भी हो सकता है। तो ये चारों चीज़ें एक ही पॉलिसी में कवर हो सकती हैं: बिल्डिंग, एडिशनल स्ट्रक्चर, कंटेंट्स, जनरल कंटेंट्स और वैल्यूएबल कंटेंट्स। चारों चीज़ें एक ही पॉलिसी में कवर हो जाएंगी। दैट मीन्स व्हाट? मीन्स दिस पॉलिसी इज अवेलेबल in 7 different formats. Customer can select either of these 7 formats. If I have a house where I am not living, this is only my additional property, I can take the insurance for that. If I am living there, I can take the insurance for building plus and rent. If house is not mine, I am a tenant, but my contents and valuable contents are there, I can take cover. Or I can take cover for all the 4 things: building, additional structure, contents, valuable contents. If I am having all those 4 things, अगर ये चारों चीज़ें मेरे पास है तो मैं चारों चीज़ें तो बीमा करा सकता हूँ। लेकिन सामान की एक प्री डिफाइंड लिमिट है कि इतने सामान तक, रुपये तक का सामान कवर हो जाएगा। हालांकि वो लिमिट घटाई बढ़ाई जा सकती है अंडरराइटर के डिस्कशन पर। अब ये चारों चीज़ें क्या हैं, इसको ढंग से समझिए, क्योंकि पॉलिसी आपको देनी है। बैंक के थ्रू दीजिए या डायरेक्ट दीजिए, चॉइस आपकी। आपको जैसा कस्टमर मिलेगा वैसे देंगे। होम बिल्डिंग के मायने हैं वो रेजिडेंशियल यूनिट जिसमें कि एक स्ट्रक्चर है, रूफ है, बेसमेंट है, परमानेंट फर्नीचर स्ट्रक्चर्स फिटेड हैं, वॉल्स हैं, सैनिटरी फिटिंग्स हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स हैं और अदर परमानेंट फिटिंग्स हैं। ये आपका घर है। It can be a 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK or a complete apartment or complete building. Second, additional structure. Now what is this additional structure? उसी सेम साइट पर जहाँ पर रेजिडेंशियल यूनिट है, गैराज है, सर्वेंट क्वार्टर है, पार्किंग स्पेस है, कंपाउंड वॉल, फेंसेस, तारबंदी हो रही है, गेट्स हैं, रिटेनिंग वॉल्स हैं, इंटरनल रोड है, बरामदा है, पोर्च है, सेप्टिक टैंक, बायोगैस प्लांट, फिक्स्ड वाटर स्टोरेज, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, एयर कंडीशनर सिस्टम, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। तो ये क्या है? ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंबाइंडली होती हैं। नॉर्मली आप में से ज़्यादातर लोग तो मुंबई में हैं, बड़े शहरों में, जहाँ पर की सोसाइटीज़ होती हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो वहाँ एक पोर्शन, मान लिया है कि फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट है और चारों के लिए कॉमन बरामदा है, कॉमन एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है, पार्किंग स्पेस है। तो वो सारा का सारा एरिया आपके हिस्से में तो नहीं आया, बिकॉज दैट इज फॉर कॉमन यूज। तो ये एडिशनल स्ट्रक्चर हो सकता है। फिर आता है जनरल कंटेंट्स। जनरल कंटेंट्स के मानने क्या है? जनरल कंटेंट्स मीन्स हाउस होल्ड गुड्स फॉर डेली यूज, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, solar panel, water storage equipment, kitchen equipment, electrical equipment, clothing, wearing apparels, household goods. What valuable contents is different. Jewelry, antique items, silverware, paintings. So for this also the coverage is there.
These are the 4 things. 7 formats are there. कस्टमर की चॉइस पर है, जैसा उसका सामान है, जैसा उसका घर है, जैसा जिसका वो मालिक है, उसी का बीमा कराएगा। जिस चीज़ में उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उसका इंश्योरेंस को ले सकता है। Now I already introduced one more important thing, that is the pattern or the method of deciding sum insured. अभी sum insured कैसे निकलेगा? बहुत simplified method with complete clarity. You need only 2 things. किसी भी शहर में, anywhere across India, you can insure any house on the simple method. Carpet area of the structure in square meter into rate of cost of construction. That is all. Nothing else is required. The day you are issuing a policy, you need only 2 things: carpet area of the structure in the square meter into rate of cost of construction. और नॉर्मली हर फ्लैट के मेजरमेंट में ये चीज़ें दे रखी होती हैं। रेट में जो अप्स एंड डाउन आते हैं वो मार्केट से लिए जा सकते हैं, बिल्डर्स दे देते हैं, नगर निगम दे सकते हैं, या इसमें टाउनशिप में डीलर टाउनशिप प्लानर्स हैं उनसे मिल जाती है। करंट रेट कैन बी फाइंड आउट। इसमें वेरिएशन भी हो सकता है। 100 की रेट है, आप 120 भी लगा सकते हैं, 100 की रेट है आप 80 भी लगा सकते हैं, नो मैटर, बिकॉज दिस पॉलिसी इज नॉट सब्जेक्ट टू अंडर इंश्योरेंस। एग्जाम्पल से समझिए हाउ द सम इंश्योर्ड ऑफ द पॉलिसी विल बी डिसाइडेड। Say suppose carport area is 100 square meters only. You have a 2 BHK in Bangalore. Carpet area is 100 square meters only. And the cost of construction, not cost of sale, cost of construction is 15,000 rupees per square meter. We are not working out the sale value. We are only working out the property value. So you will multiply it with the carpet area and to cost of construction. So 100 into 15,000 is equal to 15 lakh. This is the simple sum insured. आपका है उसकी सेल वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, 20 लाख 25 लाख, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है। आप उसको 15,000 से बढ़ा करके 18,000 20,000 भी कर सकते हैं, अगर इतना है तो। नहीं है तो भी कर सकते हैं। आपको लग रहा है अगर 1 साल में इतना हो जाएगा तो भी कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रीमियम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए आप जो रीजनेबल है वो ले लीजिए, जस्टिफाइड हो लीजिए। ये सिंपल मेथड है सम इंश्योर्ड निकालने का। नो अदर वैल्यू इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। आई गिव यू एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। आई हैव ए हाउस ऑफ 100 स्क्वायर मीटर्स. In that particular area, rate of cost of construction is 20,000 rupees per square meter. So my building is insured for 100 into 20,000 means 20 lakh rupees. Simple. Now one fine morning there is earthquake. An earthquake has damaged the total building. It has collapsed. So when the surveyor came to assess the loss, he said the rate in this area is 16,000 rupees per square meter only. You have got it insured with the rate of 20,000 rupees. I said, oh yes. But since I have insured it with 20,000 rupees per square meter, I paid the premium at the rate of 20,000 rupees per square meter. Insurance company will pay me complete 20 lakh rupees. Neither the under insurance is applicable, nor you need to over insure it, but the rates you cannot be sure for that because hard and fast rate measurement is not there. It can vary everywhere in every city. It can vary. Another example. This is again very interesting example. My house is 100 square meter only. Rate of cost of construction is only 15,000 rupees. I have insured it for
15 lakh, but what I did, by mistake I wrote 120 square meter instead of 100 square meter. 100 स्क्वायर मीटर का मकान था, मैंने उसको 120 लिख दिया और 15,000 की रेट ली, जो कि ठीक है। तो 15,000 से जब कैलकुलेट किया 120, तो वो 18 लाख हो गया। तो 18 लाख का बीमा करा दिया मैंने। अब वो मान लिया फायर से, अर्थक्वेक से डैमेज हो गया, तो कायदा तो ये कहता है कि 18 लाख का बीमा तो 18 लाख मिलनी चाहिए। लेकिन सर्वेयर आया, उसने असेस किया, तो उसने कहा ये आपका एरिया इतना है ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनी क्यों देगी फिर, ये तो आपने गलत डिटेल दी। फॉर दैट आई एम डिफॉल्ट। तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी 15 लाख से ज़्यादा नहीं देगी, बिकॉज द एरिया रिटन बाय मी इज नॉट करेक्ट। I have increased in carpet area, which is not possible. I can increase in the cost. Cost तो पॉसिबल हो सकती है, अप एंड डाउन। कारपेट एरिया अप एंड डाउन तो नहीं होगा ना, वो तो फिक्स रहेगा जितना है। तो वो गलती है। कारपेट एरिया है क्या, ये भी समझिए। कारपेट एरिया के मायने क्या है? नेट यूजेबल फ्लोर एरिया। जो मकान है उसका नेट यूजेबल फ्लोर एरिया क्या है? क्या मतलब हुआ नेट यूजेबल फ्लोर एरिया का? उसमें दीवारें शामिल हैं, उसमें सर्विस शेड शामिल है, उसमें बालकनी शामिल है ना? सिर्फ दीवार और परमानेंट फिटिंग जो अंदर की, ना तो उसमें वरांडा शामिल है, ना बालकनी शामिल है, ना ओपन टेरेस शामिल है, ना कोई एरिया जो ओपन है पोर्शन के अलावा वो शामिल है। क्योंकि ये सब एडिशनल कंस्ट्रक्शंस हैं। जो एनक्लोज स्ट्रक्चर है ऑन द सेम साइड, सिर्फ मेरा एरिया तो वही है। जैसे 2 BHK फ्लैट है, तो मैं दरवाजे से एंट्री लेता हूँ, उसके अंदर रूम है, किचन है, बेडरूम है, टॉयलेट है, मास्टर बेडरूम है, डाइनिंग रूम है, ये सब मेरे, इनका एरिया मेरे कारपेट एरिया में आया, क्योंकि दिस इज माय नेट यूजेबल एरिया। लेकिन जो बालकनी, वरांडा, टेरेस, ये सब तो कॉमन है, वो सब मेरे में नहीं आएगा। तो फिर कैसे आएगा इसका? उस एरिया के लिए 25% एरिया मैं अपने एरिया में जोड़ सकता हूँ। मीन्स बालकनी, वरांडा एरिया, टेरेस एरिया, पार्किंग एरिया, इनका 25% मैं अपने एरिया में जोड़ सकता हूँ और उसका बीमा करा सकता हूँ। हालांकि वो कॉमन फैसिलिटी है। तो मैं 100% क्लेम नहीं कर सकता, 20%, 25% क्लेम कर सकता। अब ये जो एडिशनल स्ट्रक्चर है की जो वैल्यू होगी प्रिवेलिंग रेट पर, वो प्रपोजल खुद ही देगा इंश्योर। प्रिवेलिंग रेट के मायने ये है कि बनाया उसने बड़ी 2 लाख में हो, लेकिन आज की रेट में अगर उसकी 3.5 लाख की वैल्यू, तो 3.5 लाख का बीमा हो जाएगा। अब इसमें क्या है? सर्वेंट हाउस भी हो सकता है, पार्किंग भी हो सकती है, टेरेस भी हो सकता है। ये डिक्लेयर करेगा वैल्यू इंश्योर। अब आता है एस्केलेशन। एस्केलेशन के मायने ये हैं कि आपने बीमा तो कराया आज की डेट में उस सम इंश्योर्ड वाले फॉर्मूले से, कारपेट एरिया पर स्क्वायर मीटर इंटू रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर स्क्वायर मीटर। मान लिया आपने बीमा करा लिया 10 लाख, पॉलिसी ली सिर्फ 1 साल, तो उस 1 साल के 365 दिन में भी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और इंश्योरेंस कंपनी अगर उस मकान को लॉस हो जाता है तो बढ़ी हुई वैल्यू आपको पे करेगी। दिस वैल्यू विल ऑटोमेटिकली एक्सेलरेट विद अ फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड 1/365 into 10% of the sum insured, and this will increase without any additional premium. Insurer has nothing to do, automatically, for claim purpose only, not for resale purpose. How this will increase? Let us see an example. मैंने 1 अप्रैल 2024 को एक पॉलिसी ली 10 लाख।
1 अप्रैल को लेता हूँ, 31 मार्च 2025 को एक्सपायर हो जाएगी. But after taking the policy on 1st April 2024 of the sum insured of 10 lakh rupees, on 1st July I want to know how much my sum insured has increased. 3 महीने बाद मेरा सम इंश्योर्ड कितना बढ़ गया. अगर आज की डेट में मेरा मकान गिर जाए, मेरा लॉस हो जाए, चल जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख के अगेंस्ट में मुझे कितना पे करेगी, जबकि मेरी पॉलिसी सिर्फ 1 साल की. तो द फॉर्मूला इज 1/365. 1 मीन्स हाउ मेनी डेज आर देयर, कितने दिन बाद आप देख रहे हैं. 1st अप्रैल टू 1st जुलाई मीन्स 91 डेज, 3 महीना. तो 91/365 इंटू 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड, 10 लाख का 10% 1 लाख. 91/365 इंटू 1 लाख, अमाउंट इज 24,931. So on 1st July, the value of my house is 10,24,931. If my house is collapsed due to earthquake or cyclone or fire or flood, whatever is the insured peril, due to insured peril only, I am entitled on 1st July for the amount of 24,931 plus 10 lakh. दिस इज कॉल्ड एस्केलेशन. अब इसका फायदा किसको हो रहा है? डायरेक्ट इंश्योर्ड को. क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है. इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी दे सकती है 1 साल के लिए भी, 10 साल के लिए. उसने प्रीमियम का सम इंश्योर्ड का लिया, लेकिन लॉस की रेट पे जो वैल्यू बढ़ रही है वो तो इंश्योर्ड को मिलनी चाहिए. ये तो हुआ 1 साल का एग्जाम्पल. If the policy is issued for 1 year only, then only this formula will apply. If the policy is for longer term, say suppose 8 years, 10 years, then the formula is simple. 10% per year will increase. If I am taking the policy on 1st April 2021, after 2 years, I want to know how much my sum insured has increased. 10 लाख का सम इंश्योर्ड पॉलिसी 1 अप्रैल 2021 को ली. अब मैं 1 अप्रैल 2023 को ये जानना चाहता हूँ या 24 को जानना चाहता हूँ, 3 साल बाद मेरा सम इंश्योर्ड कितना हो गया. तो 10%, 10%, 10%, 30% वैल्यू बढ़ गई. 10 का 13 लाख हो. 8 साल बाद कितना हो गया? 10% ईच फॉर 8, 80% वैल्यू बढ़ गई 18 लाख. 10वें साल में डबल भी हो जाएगा. द एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेनिफिट इज दैट दिस ऑल इज हैपनिंग विदाउट एनी एडिशनल प्रीमियम. इसके लिए इंश्योर्ड को कोई अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है. इसलिए ये इंश्योर्ड के लिए बहुत बेनिफिशियल चीज. एक और फैसिलिटी अब ये दे दी कि मकान के साथ ही घर के सामान का बीमा हो जाएगा. द हाउस होल्ड गुड्स कैन बी इंश्योर्ड अंडर द भारत गृह रक्षा पॉलिसी अप टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द सम इंश्योर्ड. इफ द हाउस इज इंश्योर्ड फॉर 10 lakh, हाउस होल्ड गुड्स कुड बी फॉर 2 lakh. इस हाउस इज इंश्योर्ड फॉर 50 lakh rupees. Contents can be of 10 lakh rupees. But if the value is 10 lakh, then only. Otherwise, if the value is only 1 lakh, the content will be insured for 1 lakh only. And this will not increase. There will be no escalation on the contents. In case the contents are more than 20% value, say suppose my house cost is only 10 lakh, I have the goods of 4 lakh rupees. Every new gadget is there with me. I want the household goods insured. I can. What I have to do? Only the proposal, I will provide a list of my goods and I will consider it on the basis of the list. Because he just want to know whether actually there is a goods of 4 lakh rupees or not. That's all.
तो नॉर्मली 20% ऑफ द सम इंश्योर्ड एनहांस्ड होगा तो अंडरराइटर विल कंसीडर इट। वैल्यूएबल कंसेंट कैन आल्सो बी इंश्योर्ड बट एट द ऑप्शन ऑफ द इंश्योर्ड। इफ द इंश्योर वांट, अगर वो चाहे तो 5 लाख तक का घर में जो भी ज्वेलरी है बीमा हो जाएगा। बड़े से बड़ा आइटम अगर 1 लाख तक का तो भी हो जाएगा, कोई भी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ 5 लाख की लिमिट क्रॉस हुई और 1 लाख की बड़े से आइटम की लिमिट क्रॉस हुई तो आपको वैल्यूएशन सर्टिफिकेट चाहिए या इनवॉइस चाहिए टू प्रूव दैट द वैल्यू इज दिस मच, दैट्स ऑल। से सपोज 2 लाख की घर में ज्वेलरी है और बड़े से बड़ा आइटम 50,000 का ही है तो कोई वैल्यूएशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लेकिन 2 लाख में से भी एक नेकलेस है जो 1,10,000 का है तो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट चाहिए। और दोनों ही लिमिट क्रॉस हो रही हैं, 6 लाख की ज्वेलरी है, एक आइटम 1.25 लाख का है तो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट चाहिए। वैल्यूअर विल सर्टिफाई व्हाट इज द वैल्यू। तो बिल्डिंग के सम इंश्योर्ड स्टेटमेंट वैल्यू पर होगा जिसका फॉर्मूला है कारपेट एरिया इंटू कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। एडिशनल स्ट्रक्चर का करंट वैल्यू पर होगा जो कि प्रपोजल देगा। कंटेंट्स जो रिप्लेसमेंट वैल्यू है। ज्वेलरी और वैल्यूएबल कंटेंट्स एग्रीड वैल्यू बेसिस पर। एग्रीड वैल्यू विल बी डिटरमाइंड बाय वैल्यूएशन सर्टिफिकेट और इनवॉइस वैल्यू। लॉस ऑफ रेंट एक्चुअल, आप बताएंगे कितना रेंट है, कितने महीने के लिए चाहिए। अल्टरनेट एकोमोडेशन एक्चुअल एंड पर्सनल एक्सचेंज सम इंश्योर्ड फिक्स है 5 लाख फॉर ईच पर्सन, for the owner of the house or landlady of the house, that's all. Under no circumstances the policy period can exceed 10 years, maximum 10 years. It can be 1 year, 4 years, 6 years, but not 11 years. पहले देते थे 20 साल, 25 साल, 30 साल देते थे, लेकिन 10 साल बाद, 15 साल बाद ना तो वो एम्प्लॉय मिलता था ना वो रिकॉर्ड मिलता था। दिस इज इंटरेस्टिंग कि मकान जिसमें कि रेजिडेंशियल एक्टिविटी भी है और कमर्शियल एक्टिविटी भी है, और आजकल हर शहर में ये ऐसा होता है। You will find everywhere. If I have a 2-floor house, on the upper floor I am residing, lower floor I am using for a shop, maybe grocery shop, boutique, stationery shop. तो ऐसे मकान के बीमा कैसे होते? Which policy is to be given? Complete residential unit or half commercial, half residential? 3 conditions. These 3 conditions will decide. अगर मकान मालिक ने किसी से पार्टनरशिप की हुई है या कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है या किराए पे दिया हुआ है तो उसका कमर्शियल हो जाएगा। Then it is used for commercial activity. और अदरवाइज हस्बैंड या वाइफ ही चला रहे हैं या उनकी अपनी फैमिली चला रही है, नो पार्टनरशिप, नो एम्प्लॉय, नो रेंट, then the entire building will be insured as residential house. Maybe there is a shop. Three conditions नहीं होनी चाहिए, that's all. इनबिल्ट कवरेज, आर्किटेक्ट, सर्वेयर, कंसल्टेंट, इंजीनियर की फीस 3% से बढ़ा के 5% कर दी गई। रिमूवल ऑफ डेब्रिज 1% से बढ़ा के 2% कर दी गई। लॉस ऑफ रेंट प्रपोजल में लिख के देगा प्रपोजल फॉर्म में कि 3 महीने से 3 साल तक कुछ भी ले सकते हैं, कितने साल का टाइम चाहिए उसको रिकवरी के लिए, अगर कोई पोर्शन रेंट पे दे रखा है तो, अदरवाइज जरूरत नहीं।
इसकी भी जरूरत तभी पड़ती है रेंट फॉर अल्टरनेट एकोमोडेशन। तो ये चारों चीज़ें अब इसमें इनबिल्ट कवरेज में आ गई। नो एक्स्ट्रा पीएम इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। ज्वेलरी के लिए अगर कवरेज देना है तो लिमिट वही आएगी 5 लाख मैक्सिमम विदाउट वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, 1 लाख विदाउट वैल्यूएशन सर्टिफिकेट, ओवर दैट वैल्यूएशन सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। लेकिन कवरेज ऑप्शनल है, एक्स्ट्रा पीएम देना पड़ेगा। पर्सनल एक्सीडेंट का भी कवरेज ऑप्शनल है, एक्स्ट्रा पीएम देना पड़ेगा। अगर आप लैंडलॉर्ड के लिए चाहते हैं सिर्फ अकेले के लिए 5 लाख का बीमा हो जाएगा। लैंडलेडी के लिए भी चाहते हैं उसका भी 5 लाख का हो जाएगा, बच्चों का नहीं होगा। थेफ्ट अगर हो जाती है तो थेफ्ट कवर नहीं होगी, केवल एक ही शर्त में कवर होगी कि लॉस किसी दूसरे कारण से हुआ है, चाहे वो फायर है, थेफ्ट है, रॉयट है, फायर है, रॉयट्स है, फ्लड है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद थेफ्ट होगी तो सब कुछ। वेवर ऑफ अंडर इंश्योरेंस, दिस इज ए ग्रेट रिलीफ टू दी पॉलिसी होल्डर, क्योंकि फॉर्मूला निकाल दिया सम इंश्योर्ड डिसाइड करने का। इफ द पॉलिसी इज इशूड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फॉर्मूला, दैट इज carpet area in square meters into cost of construction per square meter, that means that the house is insured for full value. No under insurance will be deducted at the time of loss. No compulsory access at the time of claim. Compulsory access is applicable only in one case, if the loss is caused by terrorism. Then the amount deductible is 1% of the claim amount, subject to minimum limit of ₹10,000 and maximum limit 5 lakh. 5 lakh will be deducted, maximum limit depending upon the value of the house. If the loss caused by terrorism is there, not otherwise. अब ये प्रोडक्ट में चेंज आ गया। देखिए, इंडिविजुअल ड्वेलिंग पॉलिसी जो दी जाती थी पहले स्टैंड फायर एंड स्पेशल पेरिल की, अब उसकी जरूरत नहीं रही। अब ये भारत की रक्षा पॉलिसी, आप कहेंगे इंश्योरेंस कंपनियां पैकेज पॉलिसी इशू करती हैं, उसमें फायर सेक्शन दिया जाता है, तो उस फायर सेक्शन में भी अब भारत की रक्षा पॉलिसी होगी, इसी का कवरेज लागू होगा और इसी से पॉलिसी पॉपुलर होगी, कस्टमर के लिए फेवरेबल होगी। क्योंकि ये जो चेंजेस किए गए हैं, दे आर ऑल इन फेवर ऑफ द इंश्योर्ड। 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गया। पॉलिसी में 14 पेरिल हैं। 1 से 10 साल तक के लिए पॉलिसी दी जाएगी, 11 तक के लिए भी नहीं होगी। बिल्डिंग के साथ कवरेज का कंटेंट का भी बीमा हो जाएगा। कोई कंपल्सरी एक्सेस नहीं है सिवाय टेररिज्म के, कोई अंडर इंश्योरेंस क्लॉज नहीं है, एवरेज क्लॉज से क्लेम अमाउंट नहीं कटेगा, STFI अर्थक्वेक डिलीट नहीं होंगे, सम इंश्योर्ड की ऑटोमेटिक इंक्रीज होती चली जाएगी 10% पर ही। अब इसमें अगर बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में पॉलिसी लेने के बाद भी कोई चेंज आता है तो करंट पॉलिसी के कंटिन्यूएशन में भी सेम इंश्योर्ड में चेंज किया जा सकता है। Suppose you have made additional 2 rooms on the floor area. That means carpet area has been increased. So for the difference amount, by payment of difference amount, you can get it covered. लेकिन अगर मैं एक शहर में या एक ही कॉलोनी में 2 मकानों का मालिक हूँ, 3 मकानों का मालिक हूँ,
I need separate policy for each house. One policy will not cover all my property because this policy is location specific policy. श्री होम केयर पॉलिसी केवल 1 साल के लिए होती है। लॉन्ग टाइम के लिए तो आपको यही देनी होगी। फर्स्ट लॉस के बेसिस पर ये पॉलिसी नहीं दी जाती। फर्स्ट लॉस मतलब जहाँ कंप्लीटली टोटल लॉस होने की संभावना ना हो तो कम वैल्यू का इंश्योरेंस करा जाता है, उस बेसिस पे पॉलिसी नहीं होती। क्योंकि मकान तो टोटल डैमेज भी हो सकता है। तो पॉलिसी 10 साल से ज़्यादा की नहीं होगी। लेकिन अगर किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को दे रहे हैं आप पॉलिसी, पॉलिसी दी जा सकती है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को भी, कॉर्पोरेट गेस्ट हाउस को भी, रेजिडेंशियल सोसाइटी को भी। कोई हायर एक्सेस नहीं होगा क्योंकि एक्सेस एप्लीकेबल नहीं है स्मार्ट एरिया। सम इंश्योर्ड की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन अंडरराइटर ब्रांचेस को जो पावर देते हैं उसमें सम इंश्योर्ड की पावर दे सकते हैं कि भाई आप 50 लाख तक का बीमा कर लीजिए या आप इतने अमाउंट तक का बीमा कर सकते हैं। क्योंकि इस पॉलिसी को इश्यू करने की पावर ब्रांचेस को दी हुई है ऑलरेडी। तो पॉलिसी लेगा कौन? जिसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसका होता है? ओनर का होता है। लेकिन अगर कोई और एग्रीमेंट किया हुआ है या टेनेंट लेना चाहता है तो ले सकता है, क्योंकि टेनेंट अपने माल का लेगा, सिर्फ बिल्डिंग का नहीं लेगा। बस पॉलिसी तभी दी जाएगी जब वो मकान रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज हो रहा है, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर द रेजिडेंशियल पर्पजेज। Now suppose you own a house, 3-story house, 2 floors are used for residential purposes, 1 floor is used for commercial purposes, तो फिर वहाँ वही 3 कंडीशन लागू हो जाएगी। If it is on partnership, if the employees are there, if it is given on rent, then the ground floor would be insured under the Bharat State Uttam Suraksha। तब फिर भारत गृह रक्षा पॉलिसी नहीं चलेगी उसके लिए, क्योंकि देन इट इज ए कॉमर्शियल यूनिट। रीस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड यहाँ भी लागू होता है। अगर पॉलिसी में कोई क्लेम पे कर दिया है तो सम इंश्योर्ड उतने अमाउंट से कम हो जाएगा, उसको पॉलिसी में डिफरेंस अमाउंट पे करके रीस्टेट कराया जा सकता है। 3 सर्कमस्टांसेज में पॉलिसी टर्मिनेट की जा सकती है। जब सम इंश्योर्ड पूरा यूज हो गया हो, चेंज ऑफ यूज ऑफ योर होम बिल्डिंग और होम कंटेंट्स, किसी दूसरे का नाम बदल गया हो, मतलब सेल कर दिया हो या ट्रांसफर कर दिया हो, और इंश्योर्ड की डेथ हो गई हो, तो कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी। अब ये पॉलिसी ब्रांचेज इशू कर सकती हैं, ब्रांचेज को पावर दी हुई है, जबकि सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम नहीं कर सकती हैं। ब्रांचेज को पावर दी हुई है, 50 लाख तक का सम इंश्योर्ड भी अलाउ किया हुआ है, लेकिन जो वैल्यूएबल कंटेंट्स हमको उसके लिए अंडरराइटर से अप्रूवल ले सकते हैं आप। इस पॉलिसी में कोई डिस्काउंट या लोडिंग नहीं होती है। कैलकुलेटर आपको दे रखा है, कैलकुलेटर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कैलकुलेटर सभी ब्रांचेस के पास होगा। दिस इज द फॉर्मेट। प्रीमियम चार्ट बने हुए हैं, प्रीमियम को निकालना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पॉलिसी पीरियड और सम इंश्योर्ड के हिसाब से। ये कैलकुलेटर ऑलरेडी दे रखा है, कोई भी ब्रांच पॉलिसी को इशू कर सकती है। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं।